अब तक आपने बजट की 5 बड़ी कहानियां देख ली हैं, लेकिन आपको बता दें मोदी सरकार ने सिर्फ मिडिल क्लास पर ही मेहरबानी नहीं की है, बल्कि फिल्मी दुनिया को भी खुश किया है। रक्षा बजट भी बढ़ा दिया है, महिलाओं को भी खुश किया और इस तरह से 2019 का चुनावी बजट इसे कहा जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, एबीपी न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी ने आप लोगों पर हमला करते हुए यह कहा है कि 2-3 महीनों में इस बजट के बाद उल्टा सर्जिकल स्ट्राइक होनी है मोदी सरकार पर। इस पर आपकी टिप्पणी। हम राहुल गांधी जी के मन की पीड़ा को समझ सकते हैं। उनकी जो हताशा भाव है, उनकी जो ईर्ष्या है, ये उनके वक्तव्य से प्रतिफलित होती है। जिन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी देश की शासन जिनके हाथ में रहा, जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया, लूटा, जिनकी राज्य सरकारों ने उन राज्यों का दुर्गत किया है, ये अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इनकी दुर्गत आने वाले 3 महीने के बाद और होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि 17 रुपए हर रोज देकर किसानों का आप लोगों ने मजाक उड़ाया है। देखिए, ये सिर्फ 17 रुपया ने, अगर हमने 17 रुपया सालाना 6,000 रुपया दिया, ये तो एडिशनल दिया, मान सम्मान के लिए दिया। हम लोगों ने नीम कोटेड यूरिया से लेके पिछले साल की 22 कमोडिटी में एमएसपी बढ़ाने की बात तक, इस सारे को हमने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारे को किसी को एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के नाते दिखते 6,000 रुपया उसके एडिशनल है। राहुल गांधी जी की सरकार 10 साल देश में रही, कौन उनको मना किया था उनको देने के लिए पैसा? अनेक राज्य सरकारों में उनकी भूमिका है, कौन मना कर रहा है? इन्होंने कर्नाटक में ऋण माफी का वादा किया था, खिलाफी किया है। पंजाब में धोखा दिया है लोगों को। अभी 3 राज्यों में आप ही लोग दिखा रहे हो, मध्य प्रदेश में कैसे 12-13 रुपया एक किसान की ऋण माफी हुई है। वो मजाक नहीं है। तो यही तो सवाल है ना धर्मेंद्र जी, आप लोग भी तो तब ये बजट लेकर आए ना जब अब बाकी रह गए हैं तकरीबन 70 दिन लोकसभा के चुनावों में। तो आपने भी तो चुनावों के मद्देनजर ही ये फैसला किया है। पिछले 5 सालों में किया क्या मोदी सरकार ने? देश ये भी जानना चाह रहा है। ना। देखिए, ऐसा हमने बताया ना, मैं किसान के बारे में बताया कि पहले साल में नीम कोटेड यूरिया से लेके पिछले साल की एमएसपी की दर वृद्धि तक, इस साल पीएम किसान योजना तक, ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। हमने कोई भी चीज चुनाव को सामने रख के नहीं किया है। 5 साल में हमने एक चरणबद्ध तरीके से सारा सेक्टर की एक सामग्रिक विकास उस सारे में काम किया है और देश उस पर इसीलिए हमें भरोसा किया है। आपको लग रहा है कि 12 करोड़ देश के किसानों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा और वो मोदी सरकार को वोट करेगा 2019 में? देखिए, कोई भी चीजों को हमने वोट के लिए देख के नहीं किया है। सिर्फ 12 करोड़ नहीं, 10 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भाई बहनों के लिए हमने चिंता किया है। 3 करोड़ मध्य वर्गीय परिवारों को हमने टैक्स में बड़ी राहत दिया है। ये सारे को दिखाए तो हम देश के सारे वर्गों के लिए, टॉप टू बॉटम सारे लोगों के लिए हम लोगों ने अपने जो जिम्मेवारी होता है उसको हमने पूरा किया। और सरकार की आखिरी साल की बजट है, इसलिए संयोगवश चुनाव की पहले है, इसलिए आप कुछ चुनावी बजट मानते हो, हम उसको ऐसे नहीं मानते। हमारी 5 साल की सरकार जन आशीर्वाद से मिली थी। 5 साल की सरकार की एक दिन हमने योजना करके सारे विकास के काम किया है। जनता ये क्यों नहीं कहे कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? अब चूंकि इलेक्शन नजदीक है, अगली सरकार न जाने किसकी आएगी, लेकिन आप लोगों ने लोक लुभावन बजट के जरिए जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। देखिए, आपकी सोच हो सकती है। 2 साल पहले जब हमने देश की सर्वनिम्न मजदूरी में 42% बढ़ाया, तब कोई देर नहीं हुई थी, कोई चुनाव नजदीक नहीं था। इसलिए हमने कहा, मैं बार बार एक विषय कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन जो जिम्मेवारी संभाला तब से एक दिन एक ही बात कह रहे, उसको कोई बदल नहीं है। हमारी सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित है, महिला युवा लोगों के लिए समर्पित है। हमारी एक कार्यक्रम, आज हमने 9 करोड़ घरों में टॉयलेट बनाया। क्या ये एक दिन में बन गया? ये चुनावी साल में बना है। आज हमने 6 करोड़ घरों में क्लीन कुकिंग फ्यूल दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला के नाम पे। 4 करोड़ घरों में हमने बिजली पहुंचाई है, भारत के हर एक गांव में बिजली पहुंचाई है। आज हमारी भारत की एनआरईजीएस की स्पेंडिंग बढ़ी है। क्या सिर्फ चुनावी वाले साल में बढ़ी है? पहले साल से हम बढ़ाते आ रहे हैं। इसलिए हमने कोई भी चीज सिर्फ चुनाव को लिए नहीं किया है। हमको जिम्मेवारी मिला था, देश ने पीएम को भरोसा किया था, इस भरोसे को हमने खरा उतारने के लिए काम किया है। लेकिन देश के मन में एक और भी सवाल है, मिडिल क्लास को जो बड़ा राहत का आप लोगों की ओर से ऐलान किया गया है। हिंदुस्तान में देखा जाए तो बड़े शहरों में या फिर छोटे शहरों में तकरीबन
3 करोड़ जिस आबादी का जिक्र आप कर रहे हैं, उस मिडिल क्लास को आपने टारगेट किया है और उस आबादी में 200 लोकसभा की सीटें आती हैं। 200 लोकसभा की सीटों के मद्देनजर आप लोगों ने ये चाल चली है, तो इसको चुनावी राजनीति से जोड़कर धर्मेंद्र जी कैसे ना देखा जाए? मैं आपकी बात को आदर कर सकता हूं, लेकिन मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। मैंने कहा ना, हमने डे वन से हमारी सरकार देश में जो पिछले कई सालों तक, दशकों तक देश की अपेक्षा आकांक्षा को जो अनदेखा की गई थी, उस गड्ढे को भरने के हमने काम शुरू किया। आज हमने एक बड़ा न्यू बनाया है और आने वाले दिनों में देश एक नई ऊंचाई तक छूने के लिए कदम लंबी छलांग लगाएगी। हम इस 5 साल में इस गड्ढे को भरा और बड़ा न्यू बनाया, बड़ा छलांग के लिए। लेकिन ये बताइए 3 महीने के बाद, या फिर ये यूं कहें कि मई में कौन सी सरकार आएगी, ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने 10 साल का पूरा रोड मैप पेश कर दिया है। ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है मोदी सरकार का? नहीं, हम भारत की रोड मैप बनाए, हमारी सरकार की नहीं बनाई है, हमारे नेतृत्व की नहीं बनाई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश की आजादी को 75 साल पूरा होते हुए सब गरीबों की सर पे छात हो, ये चुनावी मुद्दा है? क्या 2030 तक भारत विश्व की 1 नंबर आर्थिक महाशक्ति बने, देश उसके लिए मन बनाए, विकास को जन आंदोलन बनाए, ये सपना दिखना और लोगों को अपील करना, ये चुनावी राजनीति है? जिन लोगों ने देश में चुनाव के अलावा और कुछ नहीं देखा, उनकी पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन हम देश को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं, हम चुनाव को नहीं मानते हैं। किनकी पेट में पीड़ा हो रही है? कौन से लोगों की पेट में दर्द है? स्वाभाविक, जो लोग 4-4 पीढ़ी तक देश की शासन, जिनकी घरों में रही, जो लोग दशकों तक देश और राज्यों को शासन किया, जिन लोगों को देश की विकसित नहीं होने का जो गुनहगार है, उन्हीं लोगों की पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। राहुल गांधी और उनके परिवार की ओर आपका निशाना है? देश वही मानता है। देश वही मानता है। तो अब अगला सवाल यह है कि 3 राज्यों में जब आप लोगों की बुरी हार हुई और आप लोगों को लगा कि 2019 जीतना बेहद मुश्किल है और कांग्रेस पार्टी आप लोगों से बहुत सारी चीजें लेकर जा रही है, तब तो आप लोग लोक लुभावन बजट के साथ सामने आए ना। इस बात को तो भी धर्मेंद्र जी स्वीकारना होगा। देखिए, मैं फिर आपको नम्रता के साथ, सत्य को आप कहने से नकार नहीं जाएगा। 6 करोड़ हमने उज्ज्वला लगाया, क्या ये 3 साल के, क्या आखिरी साल में लगाए? हमने 9 करोड़ बहनों के घर में टॉयलेट बना के इज्जत घर बनाया, क्या हम आखिरी साल में बनाए? क्या हम मुद्रा योजना को शुरू किया आखिरी साल में? क्या हमने बिजली पहुंचाया हर एक गांव में आखिरी साल में? कृपा करके सारा चीजों को चुनाव से मत जोड़िए। हमको 5 साल की मैंडेट मिली थी, हमने देश की सर्वनिम्न मजदूरी में 42% की वृद्धि किया 2 साल पहले। क्या चुनाव था कोई? हम कोई भी चीज चुनाव को ध्यान में रख के नहीं किए, देश को सामने रख के किए हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी, बड़ा सवाल तो ये है ना, अब से 1.5 महीने पहले जाए 3 राज्यों के जो चुनावी नतीजे थे, आप लोगों ने बार बार दावा किया कि 22 करोड़ लोगों तक मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। तो फिर 3 राज्यों का मैंडेट आप लोगों के खिलाफ क्यों गया, अगर वहां पर भी काम हुआ है और जाहिर तौर पर 22 करोड़ में वहां की जनता भी शामिल होगी? नहीं, स्वाभाविक है। देखो, चुनाव में, प्रजातंत्र में आप हार को स्वीकार नहीं करोगे। हम इतने अप्रजातांत्रिक और तानाशाह वाले लोग नहीं है। कुछ घर हो सकते, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। चुनाव में हम देखो, कोई भी ने कहा, आप कृपा करके, आप एक चश्मा से देख रहे हो, मैं आपको आदर करता हूं, मैं आपको डिस्प्यूट नहीं करूंगा आपकी बातों को, आप आपकी जगह पे सही हो। लेकिन आप, मैं ऐसे सोचूं, ये मजबूरी में आप मेरे को नहीं डाल सकते हो। मैं कोई भी चीज करता हूं सिर्फ चुनाव के लिए या वोट को जीतने के लिए नहीं करता हूं। लोगों ने लोगों को ठगा, पिछले दिनों में लोगों को धोखा दिया, देश को पीछे रखा। हमारी नेता या हमारी पार्टी ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि। सवर्णों को 10% आरक्षण की बात भी सामने आई, आज मंत्री जी ने उसका जिक्र भी किया सदन में। तो सवर्णों को मना ले गए आप लोग, मतलब अब नोटा पर बटन नहीं दबेगा, सरकार इसको भी मान रही है? क्या गलत किया हम लोगों ने? यह विषय पिछले कई दशकों से गरीबों में चल रही थी। क्या मेरे जाति अगर उच्च वर्ग में है, मैं गरीब हूं, ये मेरा गुनाह है क्या? अगर हमने हिम्मत दिखाई, मेरे प्रधानमंत्री जी ने एक दूरदृष्टि का समाज की सहोदरता बनाने के लिए, एक ताना बाना जोड़ने के लिए एक निर्णय किया, कोई गुनाह हो गया? सारा चीजों को, कुछ लोगों की एक वीकनेस है चीजों को चुनावी प्रिज्म से देखना। फिर मैं कुल मिलाकर हम अलग प्रकार के लोग हैं। हमको
कुल मिलाकर धर्मेंद्र जी ये बात सच है, चुनावी साल है, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस बजट की बहुत तारीफ भी हो रही है और कहा जा रहा है कि विरोधियों के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक है। इस बात को तो मानना होगा। लेकिन अब मैं चलती हूं आपके राज्य। खबर है कि पुरी से, उड़ीसा से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है धर्मेंद्र जी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो बनारस से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आगे क्या होगा ये मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता तय नहीं करता है। पार्टी की सर्वोच्च नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और हम उस निर्णय को पालना करते हैं, उसको पुरजोर सफलता कर देने में लग जाते हैं। आप उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा की यूनिट की ओर से मांग की गई है कि प्रधानमंत्री पुरी से भी लड़ें। आपकी क्या इच्छा है? भारतीय जनता पार्टी के मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उसी को उड़ीसा यूनिट भी इंप्लीमेंट करेगी। हम लोग भी उसमें जुड़ जाएंगे। नहीं, आप ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के अलावा पुरी से भी चुनाव लड़ें, जैसा कि 2014 में उन्होंने वाराणसी और गुजरात से लड़ा था? भारत की हर एक राज्य की लोगों की ये इच्छा है उस राज्य से लोग प्रधानमंत्री बनाएं। आज प्रधानमंत्री बनारस की प्रतिनिधि हैं। पार्टी जहां तय करेगी मोदी जी वहीं चुनाव लड़ेंगे और हम पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए लगेंगे। धर्मेंद्र जी, आज के अखबारों में यह खबर छपी हुई है कि अगर पुरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, तो बीजेडी, बीजू जनता दल, जो राज्य में जिसकी सरकार है, वो उनको समर्थन दे सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा मेरे पास कोई खबर नहीं। हम तो बीजू जनता दल के खिलाफ ही वहां राजनीति करते हैं और आप ही के अभी चैनल ने वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में महीना भर महीना उसकी जो रिफ्लेक्शन कर रहा है, वहां तो बीजू जनता दल इस बार हारने वाला है। हाँ, ओपिनियन पोल में हमने दिखाया था कि बीजेपी वहां पर बहुत अच्छा करने वाली है, क्योंकि 2014 में आप लोगों को सिर्फ 1 सीटों पर जीत मिली थी और 20 पर बीजेडी जीती थी। इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं वहां से धर्मेंद्र जी? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति करके उभरेगी। हम ज्यादा लोकसभा सीट जीतेंगे। हम इस बार वहां सरकार बनाएंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, वो कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर 2019 के चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार जाने वाली है, ताकि दोबारा से देश की जनता उसे मैंडेट दे? देखिए, भारत की 125 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा पूरा करना हमारा प्रमुख एजेंडा है। विकास जन आंदोलन बन चुका है, यह हमारी एजेंडा है। नया भारत बनाना, विश्व में भारत को एक प्रमुख स्थान तक ले जाना, यह हमारी एजेंडा है। आपको लग रहा है कि आप अपनी बातों को लोगों को समझा पाने में सफल रहे हैं? हमसे लोग 2 कदम आगे हैं। मैं उसका उदाहरण दूंगा। स्वच्छ भारत सरकार ने नहीं चला रहे हैं, अभी लोग चला रहे हैं। आज 6 करोड़ उज्ज्वला लग चुके हैं, सरकार के कारण नहीं लग चुके हैं, लोगों ने लगाए इसलिए लगी है। तो क्या अब की बार लोगों की भरोसा है, 400 पार हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी? देखिए, मैं उस मायाजाल का व्यक्ति नहीं हूं। मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, पिछले बार जितने लोग प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करके, एनडीए पे भरोसा करके जितना सीट हमको दिया था, इस बार की विश्वसनीयता और ताकत बढ़ी है, ज्यादा सीट आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाक तरीके से अपनी राय रखने के लिए। जाहिर तौर पर अपने आज के इस बजट के जरिए सरकार को ये पूरी उम्मीद है कि 2019 का ये चुनावी बजट उसे बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। इसी वजह से पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं, नारा लग रहा है बीजेपी खेमे में, अब की बार 400 की पार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।